Hello students, Namaste. Hope all of you are well. Today we are going to discuss electrochemistry third lecture. Till the second lecture we have discussed about how electrolyte and half cell is formed, how Daniell cell is represented, how to represent the salt bridge, how to write an equation. I hope all of you have understood about that. But some of the students have informed me about this, sir, we still don't get a definitions of half cell, standard potential cell. So in this lecture we'll discuss all those doubts, whatever the student have got in lecture number 1 and 2. So let's begin. Here first of all, the cell in which the concentration of the ions associated with the reaction of the cell are 1 mole, and if any gas is associated with the reaction, then pressure is equal to 1 bar pressure and temperature is equal to 298 Kelvin, then it is called standard cell. अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि स्टैंडर्ड सेल किसको कहते हैं. किसी भी रिएक्शन में यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल के लिए अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर है, याद रखना बच्चों, अगर इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है और उसके साथ कोई भी अगर मान लीजिए अगर गैस की हम बात करें, गैस जो एसोसिएट हो जाए रिएक्शन के अंदर में, अगर उस गैस का टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार प्रेशर अगर है, तो वैसे सेल को हम लोग स्टैंडर्ड सेल कहेंगे. फिर से देख लीजिए आप लोग, इन कोई भी सेल के अंदर में आप जो देख रहे हो, अगर उनके अंदर में जो आयंस है वही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, द सेल इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ द सेल. अब यहां पर किस चीज के साथ, 1 मोल पर लीटर के साथ, तो अगर उनका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है और अगर उसके अंदर में कोई गैस है जो गैस 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर के साथ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड सेल. तो स्टैंडर्ड सेल का आपको डिफाइन लिख लीजिए. दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हाफ सेल, सर हाफ सेल क्या होता है, व्हाट इज दिस हाफ सेल? द मेटल व्हिच इज केप्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन. जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जिंक सल्फेट में जिंक के इलेक्ट्रॉन्स को तो जिंक मेटल हो गया यहाँ पर, कॉपर सल्फेट में कॉपर के इलेक्ट्रॉन को कॉपर हो गया यहाँ पर. द मेटल व्हिच इज केप्ट इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, मतलब जो मेटल है उसी का सॉल्ट होना चाहिए, ऑफ इट्स सॉल्ट, एंड अ सिस्टम इज फॉर्म. उस समय जो सिस्टम फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं. मतलब अगर कोई भी मेटल है और मेटल के उसी इलेक्ट्रॉन को उसमें डिप किया गया है, उसी एक्वस सॉल्यूशन में, उसी के सॉल्ट में अगर उस सिस्टम में उन्होंने डिप किया, तो वो चीज उसका इलेक्ट्रॉन कहलाएगा. एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द सॉल्यूशन इन व्हिच इट इज डिप्ड इज नोन एज हाफ सेल. अगर उसी के इलेक्ट्रॉन, मतलब आप मान लीजिए वो मेटल है, जिंक मेटल है और जिंक सल्फेट में ही डिप है, कॉपर मेटल है और कॉपर सल्फेट में ही डिप है, तो वहां पर जनरेशन होता है हाफ सेल का. वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, द इलेक्ट्रॉन एंड द सॉल्यूशन इन व्हिच इट इज डिप्ड इज कॉल्ड हाफ सेल. मतलब अगर कोई भी चीज का हाफ सेल आपको जानना हो, तो हाफ सेल में सीधा सीधा आपको क्या समझना है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर उसी का हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, अगर हम उसके अंदर में डिप करते हैं, तो जो रिएक्शन आपको मिलता है उसको हाफ सेल. उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे जिंक सल्फेट में तुमने जिंक को डाला तो ये तुम्हारा जिंक का इलेक्ट्रॉन होगा, और जिंक सल्फेट में जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा दैट इज Fe2+. कॉपर में भी उसी तरह, आयरन में भी उसी तरह, फेरस सल्फेट में Fe2+ और Fe डालोगे. इस तरीके से हम लोग हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. और बहुत सारे बच्चों ने कहा सर स्टैंडर्ड सेल क्या होता है, राइट? तो स्टैंडर्ड सेल के बारे में आप लोग देख लीजिए. अगर आपके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोलैरिटी इन द हाफ सेल, जो हाफ सेल के अंदर में जो भी हमारे जैसे जिंक सल्फेट लेते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर हम 1 मोलर लेंगे, प्रेशर हमेशा याद रखना आप लोग 1 बार प्रेशर, टेम्परेचर 298 केल्विन, तब देन सच अ हाफ सेल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाफ सेल. वैसे हाफ सेल को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, स्टैंडर्ड हाफ सेल. और दो हाफ सेल को अगर आप जोड़ोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो हाफ सेल है, जिंक Zn2+, कॉपर और कॉपर 2+, by connecting two
द स्टैंडर्ड सेल इज फॉर्म, मतलब दो हाफ स्टैंडर्ड सेल को जोड़ने पर एक स्टैंडर्ड सेल की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों के दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि सर ये स्टैंडर्ड हाफ सेल तो समझ में आ गया, ये भी आप लोगों ने जो समझाया कि भाई किसको कहते हैं यहाँ पर ये सेल, जो स्टैंडर्ड सेल किसको कहेंगे, हाफ सेल किसको कहेंगे, दो हाफ सेल को जोड़ेंगे तो एक स्टैंडर्ड सेल। लेकिन आप कह रहे थे कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हम लोगों का SH स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है, थोड़ा उसके बारे में। Sure students, definitely I will repeat about it. Just write these definitions in your notebook, it will be beneficial. After that I will explain about the hydrogen, that is why hydrogen is standard hydrogen electron. Please write this. तो बच्चों सबसे पहले कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों कहा, इसके पीछे क्या रीजन है कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता। तो जब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया, उसको 1 मोलर कंसंट्रेशन में प्लैटिनम के स्ट्रिप वायर में लगा करके, तो वहां पर देखा गया H2 गैस में से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है एनोड और कैथोड दोनों का काम करता है, और उनका जो EMF है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो आपका 0 वोल्ट करेंगे। तो फिर जहां पर मान लीजिए जैसे हम लोग किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को तो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड तब मानेंगे जब उसकी वैल्यू जो है मतलब ना तो पॉजिटिव होगी ना ही नेगेटिव होगी, न्यूट्रल होना चाहिए, तब जाकर के हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिखा है अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ platinized platinum foil, platinized platinum foil surrounded by hydrogen gas at 1 bar pressure and immersed in a solution containing H plus ion of 1 molarity where the temperature is 298 Kelvin and half cell is represented as platinum H2 gas at 1 bar pressure। और ये जो है इसका हाफ सेल हो रहा है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि ये मैंने जो आपको कहा कैथोड और एनोड वाली जो बातें मैंने आपको कही कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पर रिडक्शन होगा, तो वही चीज यहाँ पर है कि ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम फॉइल को जब वहाँ पर उसके स्ट्रिप के रूप में उसको यूज किया गया हाइड्रोजन गैस को, उसमें आपका 298 केल्विन टेम्परेचर 1 बार प्रेशर के ऊपर में, तो उनके कंसंट्रेशन से जो एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस मिले वो इस तरीके से मिले H2/H+, जहां पर कंसंट्रेशन आपका 1 मोल पर लीटर था, 2H+ plus 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H2 ऑन प्लैटिनम। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो कैथोडिक और एनोडिक रिप्रेजेंटेशन, इस दोनों में द पोटेंशियल ऑफ standard hydrogen electron, the potential of standard hydrogen electron is assigned an arbitrary value of 0। यहाँ पर जब पूरा का सेल रिएक्शन, दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड किया गया और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल निकाला गया, तो उस समय में उनकी वैल्यू 0 आई। तो यहाँ पर E0 जो है ई स्टैंडर्ड की वैल्यू 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट आई, तब ये देखा गया कि भाई ना तो ये पॉजिटिव में है और ना ही निगेटिव में, ना तो आप इसको यहाँ पे कह सकते हो कि कैथोड पर है और ना ही एनोड पर है, तब उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की उपाधि तब मिली जब इनका ई स्टैंडर्ड जो है 0 वोल्ट आया। गॉट इट? इट इज यूज्ड टू रेफरेंस। अब ये हाइड्रोजन का जब स्टैंडर्ड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप कह दीजिए, जब इसका 0 वोल्ट आ गया, तब इसका रेफरेंस जो है इलेक्ट्रॉन टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब आया कि ठीक है सर, हाइड्रोजन का जो आप आर्बिट्रेरी वैल्यू 0 है, E0 जो है इसका 0 वोल्ट है, तब इसको जो है हाइड्रोजन को लेकर के आप किसी भी मेटल का मतलब फुल सेल पोटेंशियल हाफ सेल से लेकर के किसी भी मेटल का, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम को डुबाया और उसके बाद उसके साथ जो दूसरा होना चाहिए, 2 हाफ सेल जो होना चाहिए, तो एक हाफ सेल आप हाइड्रोजन का ले लेंगे और दूसरा जो है मैग्नीशियम का लेंगे। उसी तरह से कोई भी मेटल का, फेरस सल्फेट में फेरस का, आयरन का देख लीजिए, जिंक सल्फेट में जिंक का देख लीजिए, कॉपर सल्फेट में कॉपर, अगर 2 हाफ सेल नहीं दिया हुआ है और किसी एक मेटल का इलेक्ट्रोलाइट में से अगर आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल निकालना है, तो दूसरा जो रेफरेंस के तौर पर हम लोग यूज करेंगे वो होगा हमारा हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर हमारा 1 बार प्रेशर है, जो कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल के लिए
नेसेसरी है। तो यहाँ पर उसी चीज को मैंने लिखा है, इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, जो कि हम लोगों को दूसरे इलेक्ट्रोड में क्या पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हम लोगों को ये दी। When the elements are arranged in the standard electrode potential, अब इस तरीके से सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स वैल्यू निकाल लिए गए और उसको अरेंज करके पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू की तरफ, सबसे बीच में हमारा हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के नीचे 14, हाइड्रोजन के ऊपर 20, तो पॉजिटिव 20 नेगेटिव 14, ये पूरे के पूरे सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का होना बहुत जरूरी है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे वेरीफाई किया गया कि उसकी E0 की वैल्यू 0 वोल्ट आई, तो उसको प्लैटिनम फॉइल में, platinized platinum foil is surrounded by hydrogen gas at 1 bar pressure and 298 Kelvin temperature. When it is immersed in a 1 molarity concentration of a solution, then it is known as, क्या कहेंगे उसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बच्चों यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम लोगों ने क्लास 11 में रिलेटिव एटॉमिक मास, किसी एक एलिमेंट्स का मास को कांस्टेंट लेकर के बाकी सारी एलिमेंट्स का हम लोगों ने मास निकाला। जैसे याद होगा आप लोगों को 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो उसको वहां पर स्टैंडर्ड एटॉमिक मास हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वहां उसी के रेफरेंस से हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाला। ठीक उसी प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉड की जो पोटेंशियल्स होगी, वो इलेक्ट्रॉड की पोटेंशियल्स यहाँ पर हम हाइड्रोजन को लेकर के मानेंगे, तब जाकर के हम लोगों को जितने भी इलेक्ट्रॉड्स हैं उन सारे इलेक्ट्रॉड्स के पोटेंशियल्स की वैल्यू निकलेगी। जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में टेबल में दिया हुआ है, वो सारे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल्स आपको लर्न करना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके जिंक का कितना होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है, आयरन का कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, किसी भी मेटल का कितना इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल्स, वो वैल्यू आपको लर्न करना। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड, जिसको SHE के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड। इसको एक बार आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, फिर बाद में आप लोग इस लोगों को लिख लीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैलकुलेशन हो गया, तो भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये आया कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट के लिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड से पहले तो सेल ही राइट, और उस सेल के अंदर में क्या पोटेंशियल है। अगर हम बात करें उसके पोटेंशियल्स की कि भाई कितना पोटेंशियल्स है, एनोड पे कितना है, कैथोड पे किसका ज़्यादा है, किसको माइनस किस में से करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप सेल को रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब राइट में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि राइट और लेफ्ट में कौन कौन से सेल है। ये जब तक नहीं आएगा तब तक फिर क्लियरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों आप लोगों से जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ई राइट माइनस ई लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन आपको आना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल के हम लोग एक सेल रिएक्शन लेते हैं। एक सेल रिएक्शन है जिसकी कॉपर और सिल्वर, ये दोनों कॉपर और सिल्वर हमने दिया। तो सिल्वर का उसमें देख लीजिए, यहाँ पर कॉपर जो है कॉपर 2+ में और सिल्वर प्लस जो है आपका सिल्वर। तो आप जानते हैं कि कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। कैथोड कौन से साइड में रखेंगे हम लोग, याद रखना बच्चों। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि ये चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है कि ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो पहले तो आप लोग हाफ सेल रिएक्शन दोनों का लिख लीजिए। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा जो कि सिल्वर का हो रहा है। सिल्वर यहाँ पर Ag+ से Ag में कन्वर्ट हुआ, 2 Ag+ है मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 Ag+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या बन गया बच्चों, 2 Ag बन गया। अब आ जाइए कॉपर का जो ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर जो है कॉपर 2+ में ब्रेक डाउन हुआ है, तो 2+ में ब्रेक डाउन हुआ है मतलब वो ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो यहाँ पर कॉपर जो था
कॉपर इलेक्ट्रॉन्स में कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और सिल्वर का यहाँ पर रिडक्शन हुआ, सिल्वर कैथोड पे और कॉपर जो है एनोड पे। अब ओवरऑल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो कॉपर 2 प्लस में ब्रेक डाउन हुआ, तो इस तरीके से लिखेंगे कॉपर जो आपका इलेक्ट्रोड है वहां पर सॉलिड और कॉपर 2 प्लस जो कि एक्वस सॉल्यूशन मोलर सॉल्यूशन के अंदर में होता है, तो वहां पर AQ लिख देंगे, तो आपको एक्वस का मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोलाइट मतलब कॉपर का क्या हुआ है बच्चों, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, बराबर। और इसके बाद हम लोग शॉर्ट ब्रिज का सिंबल डालेंगे डबल लाइन। उसके बाद हमारा रिडक्शन जो हुआ है सिल्वर का हुआ है Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। इस तरीके से आप सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट जो करोगे E राइट माइनस E लेफ्ट और E Ag प्लस अपॉन Ag माइनस E Cu2 प्लस अपॉन C। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो आप दिखा रहे हैं यही उसकी पोटेंशियल है ओरिजिनल, और दोनों के पोटेंशियल वैल्यूज के जो डिफरेंस होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां की तरफ होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का होना बहुत जरूरी है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स पे रिडक्शन हो रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो कैथोडिक पे हमेशा याद रखना, कैथोडिक पे जो है आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोडिक पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ये ओवरऑल रिएक्शन लिखने का हम लोग समझ गए कि कोई भी सेल रिएक्शन दिया रहेगा और ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लोगों को लिखना है तो दोनों हाफ सेल के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज जिसको डबल है, और हाफ सेल कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में सिंगल है। तो ये हमारा हाफ सेल हो गया, दोनों हाफ सेल को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, बीच में क्या डाला हम लोगों ने, सॉल्ट ब्रिज डाला। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। E राइट का मतलब हो गया E कैथोडिक माइनस E एनोडिक। तो इससे आपको चलिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको मिल गई कि किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस, और हम लोग जो अभी जस्ट कैलकुलेट किए हैं हाइड्रोजन के पोटेंशियल डिफरेंस जिसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल्स भी कहते हैं। हाइड्रोजन को SH इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है जिसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो है बच्चों कितना है, 0 है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आया कि सर हम हाइड्रोजन को किस साइड में लिखेंगे, बाकी जो मेटल दिया रहेगा उसको किस साइड में लिखेंगे, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, EMF के थ्रू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में बताया था एंड लेक्चर नंबर 1 में भी थोड़ा मैंने उसके बारे में जाहिर किया था कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तब होता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स में पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन का आप लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट, बराबर। तो E नॉट सेल इसको स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल कहा जाता है। इसका मतलब हो गया कैथोड पे जो स्टैंडर्ड रिएक्शन हुआ है उसको और एनोड पे जो स्टैंडर्ड रिएक्शन हुआ है, बराबर। यहाँ पे याद रखना बच्चों, राइट में कैथोडिक रिएक्शन होता है और लेफ्ट में एनोडिक रिएक्शन होता है। अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अगर हाइड्रोजन मान करके हम निकालें तो हम लोगों को पता है कि हमारा हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन होता है, जो लेफ्ट पे हम लोग लेंगे तो E नॉट सेल स्पेशली फॉर हाइड्रोजन, याद रखना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं जिस पर मैंने अभी जस्ट आप लोगों को प्रीवियस कुछ समय पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा हाइड्रोजन का जो EMF है वो 0 होता है। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस 0, कितना, E नॉट कैथोड माइनस 0। तो E नॉट सेल की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, E नॉट कैथोड। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल, अगर हम याद रखना बच्चों ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं उसको नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए, स्पेशली फॉर द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज 0। तो अगर आप E नॉट सेल की वैल्यू निकालोगे तो जो राइट में जो आपके कैथोड के ऊपर में रहेगा वही वैल्यू। गॉट इट स्टूडेंट्स?
इसको आप ई नॉट आर भी लिख सकते हो, ई नॉट कैथोड भी लिख सकते हो। अगर इसको अगर मान लीजिए आपको मेजर करना है, जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन और कॉपर का हम लोग मेजर करते हैं, किसका, हाइड्रोजन और कॉपर। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन और कॉपर में क्या होगा बच्चों, H2 जो है आपका H+ में कन्वर्ट होगा, बराबर, और कॉपर जो है आपका किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, Cu2+ जो है आपका Cu में कन्वर्ट होगा। कहां पर एक्वस लिखेंगे बच्चों, फटाफट बताइए, कहां पर एक्वस लिखेंगे और कहां पर हम लोग सॉलिड लिखेंगे। याद रखना जहां पर H2+ होगा या जैसे कॉपर 2+ है तो वहां पर वो एक्वस फॉर्म में होगा, सिंगल Cu है तो वो क्या होगा बच्चों, सिंगल Cu क्या होगा जल्दी बताइए, वो सॉलिड फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। उसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन जब हम लिखेंगे तो हाइड्रोजन लिखेंगे तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैसियस है, 1 बार प्रेशर, अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 बार प्रेशर, और ये H+ में आप लोग 1 मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन। उसी तरह Cu2+ में 1 मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन आप लोग डाल सकते हो और ये आपका सॉलिड फॉर्म में डाल सकते हो। तो अगर इस स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल का अगर ईएमएफ वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में या नहीं भी दिया हुआ है तो आप लोगों को Cu2+ और Cu का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप लोगों ने वैल्यूज लर्न किए थे, जिसकी वैल्यू अगर मैं बता दूं आपको कि कॉपर का 0.34 होता है। जस्ट सपोज कीजिए अगर इसको मेजर करने के बाद आपको 0.34 वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिल गई, राइट, कितना मिल गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0.34 वोल्ट। तो अगर इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो किस तरह रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, तो यहां पर इजीली है अगर आपकी 0.34 वोल्ट अगर मिल गया तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर Cu2+ को अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम लोगों को पता है कि ये Cu में होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सारा केमिकल रिएक्शंस है, तो इजीली हम लोग बता सकते हैं कि Cu2+ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, जो Cu2+ में हमारा 1 मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन है, तो वहां पर वो Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर पॉजिटिव वैल्यू किसका आएगा, नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, कब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, कब, अगर यही चीज सेम चीज अगर हम जिंक के साथ करेंगे बच्चों तो जिंक की वैल्यू -0.76 वोल्ट आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल की वैल्यू जो है, अगर हम यही सेम चीज जो हम लोगों ने कॉपर क्या है यहाँ पर अगर हम जिंक का कर दे H2/H+ और यहाँ पर जिंक 2+ जिंक, तो इसका जो ईएमएफ वैल्यू है -0.76। अब बोलोगे सर ये कैसे आता है, इज इट विजिबल टू एवरीवन और नॉट विजिबल, ये जो मैं लिख रहा हूं कॉपर और जिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो जस्ट अ सेकेंड, होप अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, राइट, वेल चलिए बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को दिखाई दे, तो यही चीज मैं आपको कह रहा था कि कब आप इस चीज को समझेंगे कि ईएमएफ की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी, ईएमएफ की वैल्यू कब नेगेटिव आएगी। तो उसके लिए आप लोगों को याद रखना है द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल इन द फर्स्ट केस इंडिकेट्स copper 2+ ion gets reduced more easily than hydrogen plus and the reverse process cannot occur। यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा, तो ये जो है इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है आपकी पॉजिटिव हो गई। जो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में मेटलिक सीरीज याद किया होगा कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए यहाँ पर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फर्स्ट case indicates Cu2+ ions get reduced more easily than H+ ion and the reverse process cannot occur, so that is hydrogen ions cannot oxidize to copper, or alternatively we can say hydrogen gas can reduce copper ion. Under the standard conditions the copper does not dissolve in HCl. In nitric acid it dissolves, it oxidized by nitrate ion and not by the hydrogen ion. So the negative value of the standard electrode potential in the second case, the hydrogen ions can oxidize zinc. You can see here the hydrogen ion can oxidize zinc and zinc can reduce to hydrogen. तो बच्चों यहाँ पर जो याद रखने वाली चीजें हैं, लेफ्ट इलेक्ट्रॉन और राइट इलेक्ट्रॉन, अगर कॉपर और जिंक दोनों को कंपेयर करोगे आप लोग तो याद रखना बच्चों कि किस तरह से हाइड्रोजन और कॉपर की वैल्यू यहाँ पे देना है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर जो मैंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया उसको आपको सिंगल ही सेल में देखिए कि यहाँ पर
नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेट जो है वो डिसॉल्व होकर के कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा। HCl उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं जो आप लोगों ने मेटालिक सीरीज लर्न किया होगा, इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें हाइड्रोजन के नीचे में कॉपर है और हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक कैन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन बट कॉपर कैन नॉट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन। तो इस चीज को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर इस दोनों का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन्स के लेफ्ट इलेक्ट्रॉन्स और राइट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में वैल्यू पुट अप करोगे जिंक और कॉपर का, तो आप लोगों को पता है कि Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में टूटा है, राइट। Zns किसमें टूटा है? Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और यहाँ पर कॉपर जो है आपका प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में। तो आप मुझे बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ बच्चों? तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन कॉपर का रिडक्शन। जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे जिंक होगा, राइट इलेक्ट्रोड पे कॉपर होगा। ओवरऑल रिएक्शन को अगर आप लिखेंगे, अगर दोनों की वैल्यू दी हुई है तो कैसे लिखोगे बच्चों? यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो इस दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर ZnCu2+ gives Zn2+ और C। यहाँ पे देख लीजिए आपका ओवरऑल रिएक्शन हुआ कि Zn+ यहाँ पर अगर आप ये सिंगल सेल नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्लस दे सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे आप प्लस की सिंबल दे सकते हो। तो ये चीज जो वैल्यू आपका निकला है जिंक और कॉपर का, तो ये आपका ये वाला जो वैल्यू है हमारा E कैथोड माइनस E एनोड। तो कैथोड और एनोड की जो वैल्यूज है हमारी, आप देख लीजिए कॉपर की वैल्यू कितना है 0.34 वोल्ट और जिंक की वैल्यू -0.76। तो हम लोग जानते हैं E सेल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट, बराबर। तो ये जो वैल्यूज है हमारे, आप इस तरह से लिख सकते हैं E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। राइट की वैल्यू आपकी है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, बराबर। तो 0.34 प्लस 0.76 ऐड कीजिए, 6 4 10 7 3 10 1 11 1.10 वोल्ट हमारा E नॉट सेल की वैल्यू निकला। 1.10 बच्चों ये आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन 1.10? यस, इट इज विजिबल। तो बच्चों ये था कि किस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रोड सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट में लेफ्ट में वैल्यूज अगर दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोगों को लिख करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करता हूँ आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अपने डाउट्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Bye bye and take care. Have a great day.